देखिए, रिज़ल्ट जब आया तो मतलब मुझे मेरे एक मित्र ने ही मतलब टेलीफ़ोन करके बताया, दीपांशु है। तो उसने लिस्ट पहले ही देख लिया था, तो उसने मुझसे पूछा कि ये तुम्हारा ही नाम है? मैंने कहा बिल्कुल, कुंदन कुमार झा मैं ही हूँ। तो फिर क्योंकि उसमें लिस्ट में एक ही था तो उसे ज़्यादा दुविधा नहीं हुई, क्योंकि हम लोग साथ ही तैयारी करते थे, भरोसा था उसे भी कि मैं कुछ। बाकी और भी लोग हैं, जिस वो कहते हैं ना कि जिससे पथ में स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। तो वही है कि मतलब बहुत भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि सभी का सपोर्ट। और ये पहला ही मेंस और पहले ही इंटरव्यू में जो है ये मेरा चयन हो। कहीं पे काम भी किया, मैं आज एक कंटेंट डेवलपर भी था, कंटेंट राइटर था। फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस फ्रेम किए। उसके बाद इधर उधर मैंने काफ़ी सारा मतलब किया, कहीं पे टीचिंग किया, कहीं पे कुछ जैसे विमर्श लर्निंग से मैं जुड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरमीत फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर का पहला ही मेंस और पहला ही इंटरव्यू 2022 यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड है। आइए सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हमारे व्यूअर तरफ से, हमारे तरफ से। आप सभी का बहुत सर, आप किस पद पर चयन हुए हैं और अपने पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताइए। मेरा सिलेक्शन ट्रेजरी ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है यूपी पीसीएस 2022 में। और जो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस थी वो जैसे फर्स्ट पे मैंने एसडीएम डाला था, डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद मैंने ईओ डाला था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उसके 2 पोस्ट्स थे। उसके बाद मैंने ट्रेजरी ऑफिसर डाला था और उसके बाद मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी डाला था। फिर मैंने जेल सुपरिटेंडेंट, और इस तरह से फिर बाकी और भी पोस्ट्स थे जो कि मैंने डाला था। तो मुझे ट्रेजरी ऑफिसर ही मिल गया, जो कि मेरा डीएसपी से ऊपर ही प्रेफरेंस था। तो ये मेरा पोस्ट प्रेफरेंस था और मेरा चयन ट्रेजरी ऑफिसर के पद। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुंदन कुमार झा है और मैं मूलतः बिहार राज्य का रहने वाला हूँ जी, जो कि भारत देश में है। और मेरी पढ़ाई लिखाई शुरुआत की पटना से हुई थी, आरपीएस पब्लिक स्कूल पटना से। उसके बाद मेरी 12वीं की शिक्षा दीक्षा जो है वो साइंस कॉलेज पटना से हुई थी, वो भी बिहार इंटरमीडिएट से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने एग्रीकल्चर से किया था, पीएयू लुधियाना से, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से, आईसीआर के एग्ज़ाम के थ्रू। उसके बाद मेरा मास्टर्स जो है वो एग्रीकल्चर में ही है, वो मैंने बीएचयू वाराणसी से किया था कंप्लीट। उसके बाद मैं प्रिपरेशन करता था और ये मेरा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट आपको कैसे पता चला और आपके फैमिली का, आपके दोस्त का कैसे क्या रिएक्शन रहा। देखिए, रिज़ल्ट जब आया तो मतलब मुझे मेरे एक मित्र ने ही मतलब टेलीफ़ोन करके बताया, दीपांशु है। तो उसने लिस्ट पहले ही देख लिया था, तो उसने मुझसे पूछा कि ये तुम्हारा ही नाम है? मैंने कहा बिल्कुल, कुंदन कुमार झा मैं ही हूँ। तो फिर क्योंकि उसमें लिस्ट में एक ही था तो उसे ज़्यादा दुविधा नहीं हुई, क्योंकि हम लोग साथ ही तैयारी करते थे, भरोसा था उसे भी कि मैं कुछ करूँगा। और बाकी फिर मैं अपने कमरे पर था भी नहीं, मैं बाहर था कहीं। तो ये एक महिला मित्र के ही मोबाइल पे मैंने डाउनलोड करके देखा और उसके बाद परिवार का भी अच्छा रिएक्शन था, सब बेहद खुश थे। भैया, पिताजी, बड़े पापा, चाची और परिवार में दीदी, जीजाजी सभी काफ़ी खुश थे। दोस्त यार भी काफ़ी खुश हैं और सभी काफ़ी खुश थे। तो उस दिन आपने मिठाई वगैरह कैसे खिलाई बांटी? हाँ, जो दोस्तों में होता है, जो क्योंकि घर तो अभी तक जा नहीं पाया हूँ, तो अभी यही है हम लोग सबको ही, तो दोस्त यार में जो। तो आपने जैसे किसको कॉल किए? पहली बात जैसे कि हो गया रिजल्ट तो अपने मित्र यार को? सबसे पहले घर पे बताया, मम्मी पापा को, भैया को, और मेरे 2 भाई जो हैं नीरज कुमार झा और चंदन कुमार झा, उनको बताया। दीदी जीजाजी को बताया और बड़े पापा, मम्मी, बड़ी मम्मा, माँ, इन सबको बताया। और मतलब सभी खुश हैं काफ़ी, जैसे मामा जी, नानी, सबको। सर, आपके मन में कैसे विचार आया कि हम यूपी पीसीएस की तैयारी हमें करना चाहिए? देखिए, शुरुआती पढ़ाई लिखाई के दौरान जैसे मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने बड़े पापा के यहाँ ही रह के अपनी पढ़ाई लिखाई करी, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है। तो वो एक सिविल सर्वेंट ही थे, रिटायर्ड हैं अभी, तो वो थे। फिर मेरे घर में मेरे बड़े भाई साहब हैं नीरज कुमार झा, उन्होंने यूपीएससी में इंटरव्यू वगैरह दिया है, सब कुछ। तो भैया को देखता था और उनके फ्रेंड्स थे, उनको देखता था। फिर हमारे कॉलेज में कुछ सीनियर्स थे, उनको देखता था। घर में जीजा जी हैं, वो सिविल सर्वेंट है। तो इन सब से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली कि हाँ, मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, ये एक अच्छा सर्विस है। तो ये इस दौरान फिर मैंने सारी इसके जो सिलेबस हैं उनको देखना शुरू किया।
फिर कॉलेज में जो टीचर्स थे उनसे गाइडेंस लिया, गुरुजनों का ये लेके कि सर कैसे करें क्या करें। तो फिर उसके बाद जो है सो सोच लिया था कि हाँ तैयारी ही करनी है। और नो डाउट जो टाइम है वो लगा, स्ट्रगल काफ़ी रहा, लेकिन ठीक है परिणाम भी मिला। सर जब आप तैयारी के लिए सोच ही लिए थे तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए सबसे पहले जैसे मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था अपना, मेरा एमएससी एग्रीकल्चर जैसे बीएचयू वाराणसी से मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरे सामने दो रास्ते थे कि या तो मैं पीएचडी के लिए जाऊं, जिसमें कि नो डाउट मुझे बीएयू सबौर में मिल रहा था मेरा पीएचडी, तो वो सीट एक वहाँ पे थी, या फिर मैं तैयारी करने के लिए जाऊँ, उसमें मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रहा था। मैं गोल्ड मेडलिस्ट था बीएचयू में अपने डिपार्टमेंट में, तो जो एक फेलोशिप होती है वो मुझे मिल रहा था, तो मैं पीएचडी कर सकता था और आगे अपना रास्ता मतलब थोड़ा आसान रहता, या फिर मैं तैयारी करता। अब इसमें बहुत सा मतलब श्योर नहीं थे कि इसमें होगा नहीं होगा, फिर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का एक बोझ होता है हम लोगों के यहाँ कि स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रगल्स होता है कि फाइनेंशियल बर्डन है, टाइम जा रहा है और मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है या कुछ नहीं है, तो इन सब चुनौतियों का सामना था। फिर उसके बाद अपने डिसीजंस थे कि कहाँ रहूँगा, कोचिंग करना है नहीं करना है, ये सब सवाल मेरे सामने थे, जो कि फिर क्या कैसे होगा, सिलेबस का पता कहाँ से लगे, कहाँ से चल पाए। तो इस सब चीज़ में फिर ज़्यादा मुझे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि घर में बड़े भाई हैं तो उनके गाइडेंस में मैं रहा। वो यूपीएससी की तैयारी करते थे तो उनके गाइडेंस में मैं रहा, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिला। और फिर उसके बाद एक निर्णय लेना था कि हाँ तैयारी ही करनी है, तो फिर उसके बाद मैंने तैयारी ही किया। जी सर, हम ये भी जानना चाहते हैं जैसे कि आपका दोस्त का कैसे क्या सपोर्ट रहा, क्या हेल्प रहा, कुछ उसके बारे में बताइए आप। देखिए थ्रू आउट द जर्नी परिवार और दोस्तों का काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट रहा, मुझे मिला। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे एक बहुत ही सपोर्टिव फैमिली और फ्रेंड्स मिले। उन लोगों ने काफ़ी मदद किया। जैसे अप्स एंड डाउन्स होते थे, रिजल्ट नहीं होता था, पर फैमिली हमेशा, पापा चाचा ये सब हमेशा, भैया दीदी ये सब हमेशा कहते थे कि कोई बात नहीं है करते रहो। फ्रेंड्स भी हैं ऐसे जो कहते थे कि नहीं करते रहो, मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, यहाँ पे मेरे मित्र हैं, वो लोग हमेशा कहते थे कि नहीं मतलब पढ़ते रहो, लगे रहो, होगा क्यों नहीं होगा, जब हम लोग सब कोई कर रहे हैं, इसी जर्नी के पार्ट हैं। तो फिर करते रहे सबको देख के कि हाँ ठीक है, इस उम्मीद में कि हाँ कुछ न कुछ तो होगा, जो लिखा हुआ होगा, तो ठीक है। अच्छा सर, ऐसा कोई भी बीच में से जब आप तैयारी करते रहें तो बीच में ऐसा कोई मोड़ आया कि ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं होगा, इसको छोड़ दें, और फिर नहीं आप छोड़े, तैयारी को जारी रखें, आज सिलेक्टेड हैं, तो आपको कौन सा ऐसा मोटिवेशनल बीच में ऐसा कौन सा इंस्पायर किया आपको कि अभी तक उसको सेम लेवल पे, सेम सही दिशा में अभी इस पोस्ट पे आप हैं रेफरेंस? देखिए यह एक बहुत ही मतलब कठिन प्रश्न पूछा है आपने, और बहुत ही रोचक भी है कि मतलब ये तो यही है कि मैं यही कहता था कि जब मतलब प्रकृति में जब सब कुछ चल रहा है निरंतर, अपने आप सब कुछ चल रहा है, गर्मी है, बरसात है, नदी बह रही है, हवा चल रही है, परिवार में देखा कि सभी सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग नहीं थक रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली पापा हों, चाचा हों, भैया हों, दीदी हों, ये सब हेल्प कर रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह हेल्प कर रहे हैं, वो लोग मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही सोचता था कि जब ये लोग नहीं थक रहे हैं तो मैं क्या बहाना देके थक जाऊं कि असफल हो रहा हूं, ये तो सभी देख रहे हैं। और जब वो लोग नहीं थक रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं लगे रहो, तो फिर मेरे पास भी एक ही रास्ता था, ऑप्शन था ही नहीं कोई कि मतलब जैसे कहते हैं कि दूसरा विकल्प ही नहीं था कि मैं कह दूं कि मैं थक गया, क्योंकि जब जिन्हें दोस्त नहीं थके, फैमिली नहीं थकी, तो मैं भी लगा रहा, तो मोटिवेट भी हुआ, डिमोटिवेट भी हुआ, सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी रहा, लेकिन ठीक है लगे रहे। तो यही प्रेरणा था कि हाँ भाई प्रकृति में सब कुछ चल रहा है, परिवार वाले चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के, कंधा बन के मित्र वगैरह हैं, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि मैं थक गया। जो आप पोस्ट पे पहुँचे हैं तो आप ये श्रेय किसको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय देखिए सबसे पहले तो मतलब नो डाउट माता पिता, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु, हमारे यहाँ कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उसके बाद माता पिता। मैं मानता हूँ कि जो गुरु होते हैं वो प्रथम देवता होते हैं, फिर संपूज्य जो है वो माता पिता, परिवार। मेरे बड़े पापा, उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, वो अगर पढ़ाई मेरी नहीं हो पाती तो शायद आज ये रिजल्ट नहीं हो पाता, ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे। फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली में और भी जो रिलेटिव्स हैं मेरे, उनका सपोर्ट रहा, मेरे दादाजी, मेरे सबसे बड़े भैया पंकज कुमार झा।
तो उनका रहा, फिर मेरे भाइयों का, दीदी जीजा जी, उनका रहा, दोस्तों का रहा बहुत हेल्प, और मेरे सारे ही गुरुजन जो थे, जो स्कूलिंग से लेके कॉलेज, बीएचयू, मेरे गाइड थे प्रोफेसर दीपक डे, वो नहीं रहे, और ये फिर मेरे मास्टर्स के गाइड जो प्रोफेसर जिरली सर हैं, वो बीएचयू में ही हैं, एके सिंह सर थे, एके सिंह सर हैं, और ये कल्याण घड़ई सर, मेरे डिपार्टमेंट के सभी, ओपी मिश्रा सर स्वर्गीय, और भी जो सर हैं गुरुजन, अभी मतलब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सभी हैं मेरे गुरुजन, लेकिन मतलब स्कूल से लेके सभी का साथ रहा, फ्रेंड्स रहे, रिलेटिव्स रहे, मामा जी, नाना नानी, ये सब कोई थ्रू आउट द जर्नी सबका आशीर्वाद और स्नेह बना रहा, दोस्त हैं, और ये लोग हैं सभी जिनका श्रेय मतलब मैं गिना नहीं पा रहा हूँ मैं किनको श्रेय दूँ, इसीलिए मैं बस इन लोगों पे छोड़ रहा हूँ। बाकी और भी लोग हैं, वो कहते हैं ना कि जिससे पथ में स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, तो वही है कि मतलब बहुत भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि सभी का सपोर्ट मिला। जी अच्छा सर, जैसे कि आपने पहले ही मेंस में, पहले इंटरव्यू में आपने इस पोस्ट को हासिल कर लिया है, तो क्या संभव है स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सही गाइड्स रहेंगे, क्या गाइड्स रहेगा, क्या सही दिशा रहेगा, क्या सही डायरेक्शन रहेगा, उनके लिए आप कुछ शब्दों में उनके हेल्प के लिए बता सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहले जब इस तैयारी का सोच लेते हैं, उसके बाद ये है कि फिर आपको दूसरा कुछ और नहीं सोचना होता है, क्योंकि फिर वो, मेरा जो मानना है कि आपका फिर जो भी और कोई ऑल्टरनेटिव प्लान होता है वो आपके इस प्लान से आपकी ऊर्जा को ड्रेन करेगा, वो एनर्जी ले जाएगा आपको दूसरी तरफ। तो पेशेंस चाहिए, धैर्य सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद उनके काफ़ी सारे अपने निर्णय होते हैं कि मुझे कोचिंग लेना है, नहीं लेना है, मुझे कौन सा नोट्स पढ़ना है, कौन से सोर्सेज को फॉलो करने हैं। और उसके बाद अगर सफलता मिले तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर असफल हो रहे हैं मेहनत करने के बावजूद, तो ये अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं कि या तो ये सोचें कि मतलब ठीक है, कहाँ पे कमी रह रही है उसको एनालाइज करें, और ये भी इसका एक फ़ायदा होता है कि अगर कहीं पे भी एक मौका मिले, जैसे मेरा प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल होता था, तो जैसे प्रीलिम्स निकला तो मैंने पहले ही मेंस और इंटरव्यू में इस एग्ज़ाम को संभवतः आई थिंक कि मेरा मतलब अंडर 30 ही रैंक है, 25 के आसपास मेरा कुछ रैंक बन के आया होगा यूपीपीसीएस 2022 में। तो एक ये बेनिफिट भी होता है, इसका एक फ़ायदा होता है कि आप बस अपने माइंड में कैलकुलेट करते रहते हैं, आपके दिमाग में वो गणना चलती रहती है कि मैं मेंस लिखूंगा तो मैं कहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ, इंटरव्यू मेरा कैसा होगा, उस सब का टाइम भी मिलता रहता है। एक बार पीटी निकलेगा तो फिर मैं जोर डालूंगा मेंस और इंटरव्यू में अच्छे से। तो अपने फ़ायदे और अपने नुकसान भी हैं, किन्हीं किन्हीं का पहले ही प्रयास में हो जाता है तो उनको भी वो भी बहुत अच्छे से निर्णय लेते हैं। और मैं उनको संभवतः ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी तरह जो लोग होते हैं कि जिनको कई प्रयास मतलब जैसे देते हैं बट पीटी नहीं निकलता, जैसे मैंने 3 अटेम्प्ट दिया था तो पीटी रुक रहा था, और ये थर्ड यूपीपीसीएस का था जिसमें पीटी, और ये पहला ही मेंस और पहले ही इंटरव्यू में जो है ये मेरा चयन हो गया। आपने कहाँ कोचिंग किए थे और आपके सोर्सेज क्या हैं? देखिए, कोचिंग मैंने कहीं नहीं लिया था, मेरा सेल्फ स्टडी ही था। और सोर्सेज जो हैं वो बेसिकली आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, हर जगह पे अवेलेबल है, लिमिटेड बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटीज़ हैं बेसिक्स के लिए, और हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी बुक्स हैं, घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक है, और इस तरह से मतलब सोर्सेज आजकल बहुत से अवेलेबल हैं, आजकल प्रिंट मीडिया में भी, और ये डिजिटल नोट्स और सब कुछ, सारे कोचिंग के नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो कोचिंग मैंने कहीं नहीं किया था, मेरा सेल्फ स्टडी से ही था, और शायद मैं कहीं ना कहीं ये भी मानता हूँ कि शायद इसीलिए मुझे थोड़ा अधिक समय जो है वो लग गया, क्योंकि मैं बहुत से सोर्सेज को मैंने फॉलो किए थे, बहुत पढ़ने में लग गया था, एक वेल फोकस्ड। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा और कंसंट्रेट करके, थोड़ा और रिफाइन करके, सोर्सेज थोड़े कम रख के भी ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो सर, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट का ये मानना है कि हम जैसे कि यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मुखर्जी नगर में या फिर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जा कर के वहाँ तैयारी करें, और कुछ लोगों का तर्क ये है कि हम घर पे तैयारी करेंगे तो हमें घर का काम करना पड़ेगा, प्लस उस पार्टी में दोस्तों यारों में, तो शादी में जाने से, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए क्या कैसे? देखिए, पूरी तैयारी का जहाँ तक माहौल का सवाल है तो कहीं भी रह के तैयारी की जा सकती है, लेकिन ये है कि वहाँ का माहौल सही रहे, तैयारी के अनुकूल रहे। जैसे कि आप घर कह रहे हैं, घर में जनरली कुछ ना कुछ काम आ जाता है, मतलब पढ़ाई उतना वेल फोकस्ड नहीं हो पाता है, तो कुछ बच्चे घर से दूर रहते हैं। जैसे पहले भी गुरुकुल का सिस्टम था, तो घर में नहीं हो पाता होगा, तभी तो गुरुकुल या आश्रम भेजते थे उस तरह से।
तो जहाँ माहौल रहे, अब माहौल किसी को अगर दिल्ली में मिलता है, मुखर्जी नगर में मिलता है, ORN में मिलता है तो वहाँ रह सकते हैं। जहाँ भी माहौल रहे कुल मिला के वहाँ रहना चाहिए। दूसरा फिर आपने कहा कि जैसे कोचिंग वगैरह लेना है कि नहीं लेना है। देखिए ये छात्र छात्राओं का, स्टूडेंट्स का ये अपना डिसीजन होता है। जैसे मैंने लिया था कि मुझे नहीं लेना है तो मैंने अपने आप को एनालाइज किया होगा, मैंने अपना कोई गुण दोष देखा होगा कि मुझे लेना है नहीं लेना है, मेरा क्या स्ट्रांग पॉइंट है, मेरा क्या वीक पॉइंट है, तो मैंने डिसाइड किया अपने लिए कि मुझे नहीं लेना है। बाकी बच्चे भी, बाकी स्टूडेंट्स भी अपना डिसाइड करते हैं कि उन्हें लेना है कि नहीं लेना है। यूट्यूब क्लासेस हैं, आपका चैनल है, तो ये है कि जिसको जहाँ से नॉलेज मिलता है, जिससे फ़ायदा होता है वो वहाँ से करें। जैसे जिन्हें कोचिंग से मिलता है वो कोचिंग से करें, आपके क्लासेस से पढ़ के जिनका होता है वो आपका करें, जिनका किसी और क्लासेस से होता है उनका करें, जिन नोट्स से किसी को पढ़ के फ़ायदा होता है वो करें, जिन बुक्स को पढ़ के फ़ायदा होता है। तो इतनी डाइवर्सिटी है कि कोई ये नहीं कह सकता मैं कि नहीं ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने मेहनत हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फल मिलता ही है, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो यही मैं कहना सर जानना चाहते हैं कि जॉब करते हुए भी UP-PCS का तैयारी की जा सकती है कि नहीं? देखिए UP-PCS हो, बिहार PCS हो या UPSC हो, सभी एग्ज़ाम्स मोर और लेस लगभग एक जो स्टडी क्वालिटी मतलब मांगते हैं, एक बेसिक सोर्सेज का पढ़ा होना, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस होना। तो जॉब करते हुए भी रिजल्ट होता है। आई थिंक कि ज़्यादातर रिजल्ट जो है वो जॉब करते हुए भी होता है। जॉब का बस ये है कि इस पे ये डिपेंड करता है कि आपका जो जॉब नेचर है वो क्या है। जैसे बहुत हेक्टिक रहेगा तब तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर थोड़ा आसान है जॉब अगर, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा मतलब समय मिलेगा तैयारी करने का। तो जॉब में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए, सेवा करते हुए भी जो है वो तैयारी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे मैं 2-3 साल 4 साल जब जैसे मैंने बैठ के मैंने पढ़ाई किया, सब कुछ किया, उसके बाद असफल हो रहा था, उसके बाद मुझे खुद लगा कि अंत में कि कहीं पे मुझे ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो मैंने कहीं पे काम भी किया, मैं आज एक कंटेंट डेवलपर भी था, कंटेंट राइटर था। फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस फ्रेम किए। उसके बाद इधर उधर मैंने काफ़ी सारा मतलब किया, कहीं पे टीचिंग किया, कहीं पे कुछ, जैसे विमर्श लर्निंग से मैं जुड़ा हुआ था, मैं वहाँ पे एज ए फैकल्टी। तो कुछ करके अंत में ये पाया कि थोड़ा बहुत कहीं से जुड़ा हुआ होना भी ज़रूरी रहता है। हमारा माइंड थोड़ा चेंज होता है, हमें दुनिया का पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। बैठे बैठे कई बार क्या होता है कि हम धीमे हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि बहुत समय है अपने पास, हम तो कर लेंगे, यही एक काम है। तो ये अपनी चुनौतियां हैं। जो बैठ के तैयारी करते हैं फुल्ली, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनका माइंड कभी कभी ब्लैंक हो जाता है कि क्या कर रहे हैं। जॉब में रहने वाले का अगर बहुत ही हेक्टिक है काम, अगर बहुत वर्क प्रेशर है, तो फिर उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सोचते हैं कि कैसे होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब कर रहे हैं, इसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। एक दिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है पढ़ाई, हफ्ते हफ्ते नहीं होता है पढ़ाई। जो अन्य सेवाओं में है वो भी सोचते हैं कि हम भी करें इसकी तैयारी, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो जॉब करते हुए की जा सकती है तैयारी, ये एक सत्य है, लेकिन करना पड़ता है। ये यूट्यूब शॉर्ट्स देख के और इंस्टाग्राम चला के और दूसरों के सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख के हम अगर चाहें कि हम इंस्पायर हो गया, हम में आग लग गई और हम अब कर जाएंगे ऐसे, तो इससे नहीं होगा। वो बाहरी मोटिवेशन होता है, थोड़ी ही देर तक रहेगा। अंदर से आपको लगना चाहिए कि आप कर सकते हैं। धीमे 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 जब आप उसको करेंगे, रोज करना होता है विद कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन्ड वे में, तो फिर आप पाएंगे कि आप थोड़ा थोड़ा नज़दीक अपने लक्ष्य के बढ़ रहे हैं। तो जॉब के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि अभी जो आएंगे, जो और तैयारी करने के लिए जो अभी के बच्चे हैं, उनको कि थोड़ा यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम और रील्स और ये मोटिवेशन वगैरह से थोड़ा मतलब कम उनको आग लगे। अपने अंदर की आग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दें कि मुझे करना है, मुझे बनना है, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, और मतलब कुछ नहीं तो अपने लिए मुझे करना है, मेरा ड्रीम है, मुझे करना है। ये ज़्यादा उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, बजावते इसके कि ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स और इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स। तो यही मैं कहना चाहूँगा। सर आपका माध्यम क्या रहा और आपका ऑप्शनल क्या रहा? मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो एग्रीकल्चर था, क्योंकि मेरा BSc भी एग्रीकल्चर ही और मेरा मास्टर्स भी एग्रीकल्चर से ही है। तो एग्रीकल्चर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, और मीडियम जो था वो मेरा इंग्लिश था। मतलब एसए का, GS का और ऑप्शनल का, ये सभी लिखने का मीडियम इंग्लिश था। हिंदी मैंने हिंदी में ही लिखा था जो है। तो इसमें ये ऑप्शनल की तैयारी, प्री मेंस इंटरव्यू, इस सब में क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो रोल था वो काफ़ी ज़्यादा था।
जो हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मेरे भैया मुझे कहते भी रहते हैं कि टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए। शुरुआत में मैं थोड़ा कम करता था, अभी भी मैं मतलब उतना नहीं करता हूँ। तो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और ये सोर्सेज जैसे घटना चक्र का PYQ आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम वो सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज हैं, सभी अपने आप में अच्छे हैं, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सभी अपने आप में अच्छे हैं। छात्र कोई भी छात्र छात्राएं, कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठा के और उसको अगर बनाएं अगर अच्छे से, तो प्रीलिम्स जो लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, तो वो आसान सा लगने लगता है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, फिर मेंस के भी टेस्ट सीरीज़ है और इंटरव्यू में भी मॉक वगैरह है। मैंने तो कहीं नहीं दिया था मॉक इंटरव्यू वगैरह, मेरा पहला ही इंटरव्यू था जो कि मैंने आयोग में ही दिया था और मतलब अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, संतुष्ट हूँ। तो ये है कि मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल एग्रीकल्चर था। सर, आपने सिविल सेवा ही क्यों चुना? मेरे मन में विचार चल रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि जैसे मेरे घर का वैसा माहौल था कि मेरे बड़े पापा जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर्ड हुए थे, फिर घर में जीजा जी हैं, भैया मतलब जो है वो सिविल सर्विस में बहुत अच्छा परफॉर्म किए। और ये है कि इस हिसाब से कि ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी देती है काम करने के लिए। बहुत डाइवर्स फील्ड है इसमें, तो आप काम भी कर सकते हैं, कुछ अपनी डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हम सब सोसाइटी को ही कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। इसमें भी सभी फील्ड के बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ लॉयर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, और सभी अपने अपने भी फील्ड में जो बेस्ट कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके कंट्रीब्यूशन से ही कंट्री का, स्टेट का इकोनॉमी हो, डेवलपमेंट हो, लोगों का, ये सब मायने रखता है, होता है। तो अब मैंने क्यों चुना था वो मैंने आपको बता दिया। और जैसे कोई अगर और भी लाइन चुन रहे हैं, और भी जॉब या और भी सर्विस अगर चुन रहे हैं, तो सभी अल्टीमेटली नेशन के लिए ही, स्टेट के लिए ही बेनिफिशियल है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे थोड़ा एक नीयत को जो साफ रखने वाली बात होती है कि जैसे चकाचौंध देख के अगर आ रहे हैं कि पावर है, पैसा है, अधिकारी बन गए, तो ये ज़्यादा दिन तक ये फ्लेम सस्टेन नहीं कर पाता है। ये एक फिर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, फिर आपको जो काम करने का जो एक जज्बा होता है वो होना चाहिए ज़्यादा, कि हाँ हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूशन होगा मेरा। उससे अगर करेंगे अगर आप साफ नीयत से, तो निश्चित ही मतलब होता है, सफलता मिलती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसमें एक अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो असफल होते हैं या जिन्हें मतलब इसमें सफलता नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो असफल हैं। ये एक परीक्षा ही है, ये एक एग्ज़ाम है और इसे एग्ज़ाम की तरह ही मतलब लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हमें इसमें असफलता भी अगर मिलती है, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ और करना है, हमारा रास्ता फिर कहीं और जा रहा है, हमारी मंजिल कहीं और है। क्योंकि इसमें जो असफल हैं उन्हें हम ये ना समझें कि मतलब वो मतलब एक जैसे होता है, एक सोसाइटी का एक बन जाता है कि इसने नहीं किया, ये फेल कर गया। नहीं, हम इस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, हम लाइफ में फेल नहीं हुए हैं, या हम कुछ और करेंगे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे और भी जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने तो UPSC नहीं किया, जो हमारे UPPCS नहीं किया, जो हमारे NGO चलाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो सर्विस टू द सोसाइटी कर रहे हैं, NGO चला रहे हैं। तो हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरुजन हैं जो लोग हमें पढ़ाते हैं, तो उन्होंने तो ये एग्ज़ाम जो है इसको नहीं तो लाइफ तो ख़त्म नहीं हुआ था। और आज अगर ये लोग नहीं होते तो फिर हम लोग भी कहीं शायद एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो कुछ ना कुछ ये एक एग्ज़ाम ही है, इसमें पास होना फेल होना अलग है, और लाइफ के अपने एग्ज़ाम्स हैं, उसमें कुछ करने का जज्बा, उसमें पास होना फेल होना एक अलग है। तो इसे हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट इसमें हुआ तो ही हम अच्छे हैं, नहीं हुआ तो हम बुरे हैं या ख़राब हैं। और अगर इसमें मतलब कोई और दूसरा फील्ड जो है हमें इसके बाद भी, मैं अपनी बताऊं, मैंने भी कुछ मतलब सोच ही रखा होगा कि अगर इसमें नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करते। क्योंकि मतलब इस तैयारी के दौरान इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलता है कि फिर निराशा मन में रह ही नहीं जाती है, कुछ ना कुछ करने का जज्बा जो है वो रहता ही है कि हाँ ये एग्ज़ाम, थोड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, बाकी उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब एक कविता मैंने पढ़ा था कि ये एक हरिवंश राय बच्चन का भी था कि ये जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था,
वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, कोई बिरला विष खाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो ये सब है इसमें कि हाँ, जो मेहनत, क्योंकि ये तैयारी के दौरान जो आपका स्ट्रगल है वो आपको इतना बड़ा बना देता है ना कि बाकी जीवन की सारी चुनौतियाँ आपके सामने छोटी हो जाती हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। सर, स्टूडेंट के लिए आप सारांश में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि नो डाउट ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रिपरेशन होता है। ये एग्ज़ाम बहुत ही थोड़ा सा एक अलग तो है। तो इसमें कुछ गलतियां जो हम लोग सभी करते हैं कि अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं और पढ़ाई 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 करते रहते हैं। तो मैंने यही महसूस किया कि जैसे लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं तो उनको हम लोग जब सेट करें तो अपने हिसाब से, जैसे मतलब कर तो मैं भी नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद अगर मतलब मैंने यही सीखा, फिर मैंने सोचा था कि मैं आगे बताऊंगा कभी अगर मौका मिला तो। हमें प्रायोरिटी कुछ इस तरह से सेट करना चाहिए कि हम एक नंबर पे हेल्थ को रखें, अपने हेल्थ को, क्योंकि देखिए अगर हेल्थ सही है तो ही हम पढ़ भी पाएंगे सही से। हम कोई भी काम एक मतलब कमज़ोर हेल्थ से, अगर स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो एक पे हमेशा हेल्थ को रखें, खान पान सब कुछ सही। दूसरे पे लाइफ को रखें, लाइफ मतलब जीवन, जैसे हमारा जीवन पहले स्वास्थ्य सही रहेगा तो फिर जीवन सही रहेगा। जीवन में हमारा जीवन और हमसे जुड़े सभी व्यक्तियों का जीवन, जैसे माता पिता हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त यार, उन सबको भी समय देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मतलब सेकंड में हम लाइफ का रिस्पेक्ट करें, पहले हेल्थ का, सेकंड में लाइफ का रिस्पेक्ट करें। उसके बाद हमारा वर्क आता है। वर्क में जैसे स्टडी है वो भी वर्क है, किसी का जॉब है वो भी वर्क है, और भी कोई काम है, बाकी सारे मतलब चीज़ वर्क में आते हैं जो हम डेली करते हैं। जैसे कोई मतलब शॉप पे रह के तैयारी कर रहे हैं, कोई अपना कोई जॉब करके तैयारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग करके तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी सर्विस में रह के तैयारी कर रहे हैं, कोई घर पे बैठ के रह के तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब फिर वर्क ही होता है। पढ़ाई भी वर्क है और वर्क भी वर्क है। तो थर्ड में वर्क आता है। सबसे पहले हेल्थ सही रखें, दूसरे में लाइफ पे ध्यान दें, अपने और अपने पेरेंट्स के, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम अल्टीमेटली एक ह्यूमन मेड, एक मानव संरचित जो है वो रचना है, एक प्रक्रिया है। लेकिन प्रकृति का जो है भगवान का दिया हुआ, और प्रकृति का ये हमेशा रहेगा। इंसान आज है कल नहीं है। एग्ज़ाम तो ठीक है, ये नहीं होगा दूसरा होगा, नहीं होगा नहीं हो। ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा इस तरह से ना घुसे कि पता लगा कि फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाए, रिलेटिव्स को टाइम नहीं दे पाए, पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाए। तो लाइफ को दूसरे पे रखें, सबसे पहले अपना हेल्थ सही रखें, थर्ड में वर्क को रखें, और फिर जो कुछ भी बचा वो फोर्थ पे रखें। और यही संदेश है कि फिर मतलब फिर पढ़ाई हो ही जाएगी। पढ़ाई को ज़्यादा मतलब चुनौती भरा, वो इतना बड़ा न लें टेंशन की बाकी सब चीज़ों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। और यही स्ट्रेस मैनेजमेंट, यही टाइम मैनेजमेंट तो फिर आगे जाके भी करना है। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर इसी के बीच तो बैलेंस करना है। तो अभी से ही अगर उनको आदत रहेगा, अभी से ही अगर सब कुछ अच्छा लेके चलेंगे, मैनेज करके चलेंगे, तो आगे आसानी होगी। और ये बेहतर फिर ऊपर वाले पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। और जैसा कि मैं आपको बार बार, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, वही वो उसको जारी रखें। ये स्ट्रगल जब तक जीवन है तब तक स्ट्रगल है। मतलब कोई ये तो है नहीं कि एग्ज़ाम निकल गया अब स्ट्रगल है नहीं, या एग्ज़ाम नहीं निकला तो स्ट्रगल है नहीं। तो जब स्ट्रगल रियलिटी है, जब जो सच्चाई है वह अगर स्ट्रगल ही है, तो फिर एग्ज़ाम तो है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हेल्थ तो हमेशा है, लाइफ हमेशा है, और वर्क तो हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ हम करेंगे ही। तो यही सब में तालमेल बैठाएं और बड़ों का रिस्पेक्ट करें, छोटों से प्यार से बात करें। और यही संदेश मैं देना चाहता हूँ, पढ़ाई जारी रखें, बस सब कुछ सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, आपने निकाला समय। और ये आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मतलब और भी छात्र इससे जुड़ें और आपका चैनल आगे बढ़े, लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेहनत करें, दिन दूना रात चौगुना बढ़ें। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।